हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? हेलो मानसी, माही, क्या हालचाल है भाई? ऑल गुड? निकिता, अंकित, क्या हो गया? चलो सब बढ़िया, सब राजी खुशी, सब कुशल मंगल। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आफताब, चलो सब लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो पार्ट 2 आज की क्लास में, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था, कौन सा पार्ट देखा था कल हम लोगों ने? कुछ तो देखा था यार कल हम लोगों ने, मैं ही भूल गया यार। क्या देखा था कल हम लोगों ने? हाँ, कल हम लोगों ने देखा था पावर, एनर्जी, ठीक है, डैम्स, रिजर्वायर, ये सब चीजें देखी थी। ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा था, है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें। तो एक एक करके जरा जल्दी जल्दी सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग चीजों को याद रखो। सारे ईयर्स याद मत रखो, जिनके इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं बस उनके याद रखो। जैसे हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है तो उनके याद रखो बस, और बाकी छोड़ दो। क्लियर? तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले क्लासिकल एंड फोक डांसेस को लेकर। क्लासिकल डांसेस के बारे में बात करें तो हमारा नाट्य शास्त्र, उसके बारे में बात होती है। नाट्य शास्त्र के बारे में भी अगर बात करें तो रिसेंटली इसे यूनेस्को में रखा गया है ना। यूनेस्को की लिस्ट में इसको भी क्या किया गया? ऐड किया गया है ना। क्लासिकल टेक्स्ट की तरह से दो बुक्स को रखा गया, एक नाट्य शास्त्र और एक भागवत गीता। पता होगा, ये तो करंट अफेयर है, तुम लोगों को पता होगा। यूनेस्को में एक तो नाट्य शास्त्र को रखा गया और एक भागवत गीता को। हाँ है ना, पता है ना सबको। तो इसको भी रखा गया। लिखा किसने था? भरत मुनि ने लिखा है इसको। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। एक्चुअल में भरत मुनि कर क्या रहे थे मैं आपको बताता हूं। भरत मुनि यहां पे कर रहे थे शिव का जो तांडव है, क्या शिव तांडव को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। किसको? शिव का जो तांडव है ना, उसको एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव किसी वजह से तांडव कर रहे थे, ठीक है। उस तांडव के समय पर कोई भी उसको उनको देखता नहीं था, पर भरत मुनि वॉज द पर्सन जिन्होंने एक्चुअल में उनको करते हुए, तांडव करते हुए देखा। अब भगवान शिव को ऐसा कोई वो, क्योंकि डांस की शुरुआत, इन सब चीजों की शुरुआत भगवान शिव से हम लोग मानते हैं। तो जब तांडव करते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया? इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो क्या आया आपके सामने? नाट्य शास्त्र आया। और इसी के साथ नाट्य शास्त्र में डांस के साथ साथ किसकी शुरुआत हुई? संगीत की भी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? संगीत की भी शुरुआत हुई। बात समझ में आई? किसकी शुरुआत हुई? संगीत की भी शुरुआत हुई। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां पे ना समझ में आई? बात समझ में आ गई सबको? यहां पर सबसे पहली जो चीज लिखी गई थी, सबसे पहला जो डांस जिसके बारे में बताया गया था वो कौन सा था? अरे यार, सबसे पहला जो बताया गया था, फर्स्ट वन जो बताया गया था वो कौन सा था? भारतनाट्यम था।
सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई है तो वो कौन सा है? भारतनाट्यम है। कहां पर? तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश। कथक का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कथा। कथा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथा? कथा का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, कथा का मतलब क्या होता है? सुना होगा तुम लोगों ने, कई जगह पर कहते हैं कि हाँ भाई वहां पे कथा चल रही है, कथा सुनने जा रहे हैं। क्या होता है कथा? स्टोरी टेलिंग। एग्जैक्टली। क्या है? स्टोरी टेलिंग। पर जब स्टोरी टेलिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? डांस स्टेप्स का यूज करते हैं, उसे परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कथक। क्या कहते हैं? कथक। क्या कहते हैं? कथक। राम कथा, कृष्ण कथा सुनी होंगी ना। तो जो आप लोग कहते हो, अब अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि तुम सबके सब हो गए हो इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तुम लोग बचपन से ही बोलते आ रहे होगे मम्मी स्टोरी सुनाओ, मम्मी राइम्स सुनाओ। अब हमारा टाइम थोड़ा सा अलग है यार। हम लोग बचपन में यही कहते थे, क्या? मम्मी कथा सुनाओ। ठीक है, राइम्स की जगह पर बोलते थे, क्या बोलते हैं उसे, बाल गीत सुनाओ। अब तुम्हारे लिए तो राइम्स है, हमारे लिए तो भाई वो बाल गीत है। तुम्हारा बचपन बीता होगा, क्या बोलते हैं उसे, एक छोटा हाथी घूमने चला, या फिर आहा टमाटर बड़े मजेदार। पर अपने टाइम पीरियड में तो ऐसा था नहीं। ठीक है, अपने टाइम पीरियड पे चलता था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो फर्क है। सेम कथकली। कथकली भी सेम यही है। कथा किसी चीज को, किसी स्टोरी को प्रेजेंट करना, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरी को लेकर थे ये दोनों, है ना, किसी स्टोरी को प्रेजेंट करने को लेकर थे। तो ये कहां पे था? केरल। उड़ीसा तो उड़ीसी। ठीक है, मणिपुरी तो मणिपुर में। ठीक है, कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में है। मोहिनी अट्टम ये केरल से जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? भगवान शिव का एक अवतार है, मोहिनी अवतार। कौन सा मोहिनी अवतार? क्या है? मोहिनी अवतार। और तुम लोगों के लिए मोहिनी एवाटार है, क्योंकि तुम लोग तो अवतार नहीं बोलते ना, तुम लोग तो एवाटार बोलते होगे। तो अवतार। फिर आता है क्या? सात्रिया। सात्रिया मतलब असम से है। काफी हद तक देखने में तुम लोगों को लगेगा क्या? बिहू के जैसा डांस लगेगा, पर है काफी हद तक वैसा ही। एक्चुअल में देखा जाए बिहू इसी से निकला है। फिर आता है छाऊ। छाऊ उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों में ही देखने को मिलता है हमको। क्लियर है? ठीक है। हम्पी डम्पी हाँ यार, बहुत देखा है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मतलब लिटरली क्लोजेस्ट हैं एकदम। एक ऑक्टोपस वाला आता था, एक DD1 पे आता था, वर्धमान के नाम से आता था कार्टून। पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं देखा, वर्धमान के नाम से आता था। शक्तिमान तो वन ऑफ द फेवरेट है। शक्तिमान, कैप्टन व्योम एक आता था, जिसमें आज के टाइम पीरियड पे जो तुम लोग देखते हो कैप्टन वो मिलिंद सोनवल, वो उसमें एज अ हीरो था। यस, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु को है। वही मैंने बताया, भगवान विष्णु का अवतार है ये। और वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग जो सबसे ज्यादा आता था, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। सुना होगा तुम लोगों ने। कॉमिक्स तो मतलब इतनी पढ़ी है पूछो मत। चाचा चौधरी, नागराज, कैप्टन ध्रुव, आ, रात का राजा डोगरा, सब देखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है यार।
तुम में से कुछ अभी भी लगता है कि पुराने जमाने के हैं एक दो, पर तुम्हारी उम्र इतनी कम कैसे फिर? शाका लाका बूम बूम जूनियर जी हैं। चलो छोड़ो, अब ध्यान दो अब इधर। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं स्टेट्स को लेकर। स्टेट्स को लेकर कई बार पूछा जाता है, उनके डांस फॉर्म्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, कैपिटल एंड स्टेट। तो ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता नहीं कि ये पढ़ाने वाली बात है, बट फिर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसके बारे में। तो असम, कैपिटल सबको पता है दिसपुर। लैंग्वेज असमीज, बंगाली एंड बोडो। बोडोलैंड के लिए भी फेमस है, ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो डांस है वो कौन सा है? वो है बिहू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? बिहू डांस है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। इनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश है। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डांस कौन सा है? बाडो छामा। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इसके अलावा वहां पे ट्राइब्स की अपनी अपनी लैंग्वेज है। जो ट्राइबल रीजन है उनकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ध्यान रखना। फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद। लैंग्वेज तेलुगु। और अगर हम लोग डांस के बारे में बात करते हैं तो कोलाटम एंड कुचिपुड़ी। कोलाटम एंड कुचिपुड़ी। फिर आता है बिहार। अच्छा, यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर जो आप लोग डांसेस पढ़ रहे हैं ना, इनमें मैक्सिमम डांसेस हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? फोक डांसेस के ऊपर। क्यों? कुचिपुड़ी तो सबको पता ही है भाई, क्लासिकल डांस है, तो इसको क्यों पढ़ोगे? इसको तो आप लोग क्लासिकल में याद ही रखोगे। तो जो चीज नहीं आपको पता उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। बिहार, राजधानी पटना, दिल्ली, सॉरी हिंदी, मगधी, मैथिली, उर्दू, इनकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहां पर देखने को मिल जाती हैं। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, कैपिटल रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। यहां पर जो डांस है वो कौन सा है? पंथी है, राउत नाच है। अब राउत नाच या पंथी है तो ये थोड़ा बहुत बिहार में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट बिहार का ऐसा कोई एग्जैक्ट डांस नहीं है। अब तुम कहोगे सर भोजपुरी डांस वो वाला जो होता है, वो नहीं। कहीं तुम बोलोगे कि सर हमने तो वो क्या बोलते हैं उसको देखा था डांस करते हुए, क्या नाम है यार आजकल जो आ रहा है बहुत ज्यादा फेमस है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, लड़के का, गोवा, पणजी। हाँ, फोक डांसेस को लोक नृत्य कह सकते हो आप लोग। अच्छा हाँ, सॉरी यार मैं तो भूल ही गया था, हैदराबाद अभी है, अमरावती तैयार हो जाएगी। सॉरी यार मैं भूल गया, अमरावती, सॉरी फॉर दिस। अमरावती जो न्यू कैपिटल बन रही है, जब तक बन के तैयार नहीं होती तब तक कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अभी बन रही है फिलहाल, ये डेवलपमेंट स्टेज में अब। फिर आता है हरियाणा, चंडीगढ़। अच्छा, पणजी, इसकी जो लैंग्वेज है वो है कोंकणी। और अगर हम लोग डांसेस देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल डांसेस हैं। ये जो डांसेस हैं ज्यादातर किसको बिलोंग करते हैं? वहां से कई सारी जुड़ी हुई ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? कोली डांस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस में से। फिर आता है फुगाडी, ये भी सेकंड अनदर इंपॉर्टेंट डांस है। इसके अलावा एक और है, मैं भूल रहा हूँ यार, इसमें दिया नहीं हम लोगों ने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल आप सारे याद रखना, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, क्लियर। हरियाणा, चंडीगढ़, हिंदी और हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी भी हिंदी का ये एक्चुअल में एक देखा जाए बिगड़ा हुआ रूप या उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है। यहाँ के जो डांस है वो है झूमर, फाग, ढाप, धामल, लूर, ठीक है, गुहर, खोर एंड जगूर। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, शिमला, हिंदी यहाँ की मेन लैंग्वेज है। वैसे अगर देखा जाएगा तो हिमाचल में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हमको देखने को मिलती हैं। हाँ, सब याद रखना है, झोर, झाली, ठीक है, चरली, धामल, ठीक है, छापल, मुहस, नटी एंड डांगी, ये सारे के सारे डांसेस कहाँ के? हिमाचल के हैं। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसकी जो कैपिटल है वैसे जम्मू और श्रीनगर दोनों ही मानी जाती हैं, एक सर्दियों की और एक गर्मियों की, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है वो है डोगरी, कश्मीरी एंड उर्दू। अनफॉर्चुनेटली डोगरी और कश्मीरी बोलने वाले लोग अब बहुत कम मिलते हैं। अगर हम लोग डांसेस की बात करें तो राउफ, हिकत, ठीक है, मदजा,
ठीक है, खुद डांगी नाच एंड धामली। झारखंड रांची हिंदी, ठीक है। कल्पा, कर्ममुंडा, ठीक है। पक्की, फागू एंड मुगड़ी डांस इनके फेमस हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटक, बेंगलोर, कन्नड़ एंड इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। यशगान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है यशगान, ठीक है, ठीक है। वीर आगाज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जरूर याद रखना। फिर आता है केरल, केरल को लेकर बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, लैंग्वेज मलयालम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ओटम तुल्लुआ एंड मोहिनीअट्टम, ये तो खैर आपको पता ही है क्लासिकल डांस है, इसको अलग रखो, एंड कई कोटकली। फिर आता है मध्य प्रदेश, भोपाल हिंदी, एंड यहाँ पे आता है कौन सा, तेरताली, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये। एंड चरकुला एंड जवारा। फिर बात करते हैं मणिपुर, इम्फाल, मणिपुरी यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। दोल चोलम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोल चोलम, थांगली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। ली हरबूब, ठीक है। पुंगचोलम, कंबाथाली एंड नुपुर डांस ये अदर डांसेस हैं। फिर आता है मेघालय, कैपिटल शिलोंग, इंग्लिश, गारो, हिंदी, खासी एंड परनाई यहाँ की है, स्पेशल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे हमको जो डांस देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, नोंगक्रेम डांस, यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है। क्लियर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है, नोंगक्रेम डांस है। एक माउंटेन रीजन भी है उसके नाम से जाना जाता है, और एक फाउंटेन भी है यहाँ पर, वो भी इसी नाम से जाना जाता है। फिर आता है मिजोरम, आइजोल, मीजो यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ पर सबसे स्पेशल डांस कौन सा है, चेरवा डांस, ठीक है। कोलम, चाइला, ठीक है, स्वालिंग, चुआंगलिज्म एंड गेज थालम डांस। सॉरी अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब लगे तो आप लोग भी प्रोनाउंस करके देख सकते हो कैसा लगता है, तो प्लीज कोई बुरा मत मानना प्रोनाउंसिएशन को लेकर। नागालैंड, कोहिमा, इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पर चांगलू डांस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे सुलू भी बोला जाता है, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। रंगम, बैम्बू डांस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी याद रखना। जेलिंग एंड न्यूसुलिनास डांस। फिर आता है उड़ीसा, उड़ीसा में बात करेंगे तो भुवनेश्वर, उड़िया यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। सवारी, ठीक है, घूमर, पनगिया, मुनारी एंड छाऊ, छाऊ ध्यान रखना ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, कहीं इसको फोक डांस में ऐड कर दो। फिर आता है पंजाब, चंडीगढ़, पंजाबी सबको पता है, भांगड़ा, गिद्दा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर धाप, डाफ, भाड़ ये सारे क्या है, अदर डांसेस हैं जो आपको हरियाणा में भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। राजस्थान, जयपुर, हिंदी यहाँ पर सबको पता है। हरियाणा में था झूमर, यहाँ पे है घूमर, ठीक है। चाकरी, ठीक है। गनगौर, गनगौर एक फेस्टिवल भी होता है उसके नाम से ये जाना जाता है। फिर आता है झूलन लीला, फिर आता है झूमा, ठीक है। स्विन, घाप एंड कालबेलिया, कालबेलिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है मराठी भाषा आजकल वैसे भी काफी चर्चा में। लावड़ी यहाँ का सबसे फेमस है। कोली डांस जो गोवा में आपको देखने को मिलता था वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। फिर दक्षिणी काली, दशावतार एंड बाडो। फिर आता है सिक्किम, गंगटोक, नेपाली, भूटिया ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, एंड गोरुंग। यहाँ पे अगर डांसेस की बात करते हैं तो चाउफाट डांस देखने को मिलता है, सिकमरी डांस देखने को मिलता है, सिंघा चामा देखने को मिलता है, स्नो लॉइन वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, ठीक है। याकचाम ये बहुत फेमस है, ठीक है। ताशी याकशंग ये बहुत फेमस है। इसके अलावा कई जगह पर आप लोगों को मास्क डांस भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा, मास्क डांस। तो आप लोग परेशान मत होना, या तो सिक्किम या फिर क्या नाम है उसका, लेह लद्दाख, दो ही जगहों का नाम आएगा। फिर आता है तमिलनाडु, चेन्नई, तमिल लैंग्वेज, ठीक है। कुम्मी, कोलाटम एंड कवाड़ा
फिर आता है तेलंगाना, हैदराबाद यहाँ की लैंग्वेज मतलब सॉरी यहाँ की कैपिटल है, एंड तेलुगु यहाँ की भाषा है, कोलाटम। फिर हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। अगरतला यहाँ की राजधानी, बंगाली एंड त्रिपुरी यहाँ की लैंग्वेज है। त्रिपुरी का ही एक पार्ट है जिसे कोबोरको बोलते हैं। कोबोरको अभी रिसेंटली न्यूज में थी, जिसे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, ध्यान रखना। कौन सी? कोबोरको। कौन सी भाषा? कोबोरको लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर जो डांस देखने को मिलता है कौन सा? होजांगरी डांस देखने को हमको मिलता है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ, हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। नौटंकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस है, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डांस हैं। कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछ लेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा खजरी, झोर, ठीक है, चापली, जातिया, ये भी हैं। फिर आता है उत्तराखंड, देहरादून, हिंदी एंड संस्कृत यहाँ की है। यहाँ पे कौन सा है? बांद्रा नाटी, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, कजरी, झोर, रासलीला एंड चापली, ये कॉमन है यूपी एंड उत्तराखंड के। क्यों? क्योंकि यूपी उत्तराखंड कभी एक साथ हुआ करते थे, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर आता है वेस्ट बंगाल, कोलकाता, बंगाली एंड इंग्लिश, गंभीरा, ठीक है, काली कपाडिया, कपाटिड़ा बोलेंगे, सॉरी कपाटिड़ा, ठीक है, काथी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, भाउल, ठीक है, मसरी, महल एंड कीर्तन। कीर्तन थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कीर्तन आपको पता ही है ये नॉर्मली किसके लिए इस्तेमाल होता है? भक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? भक्ति के लिए, कृष्ण को लेकर यहाँ पे होता है मेनली। फिर बात करते हैं म्यूजिक को लेकर। किसको बात करते हैं? म्यूजिक को लेकर। इनिशियली म्यूजिक की जो शुरुआत मानी जाती है, वैसे तो ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत भी भगवान शिव से हुई है। किससे हुई है? आपको सर शिव से कैसे? ऐसा माना जाता है शिव की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है ना, ऐसा मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है ध्वनि जहां से आ रही है वहीं से संगीत भी आ रहा है। तो इनिशियल इसकी मतलब संगीत की शुरुआत भी किससे मानी गई है? फ्रॉम शिवा मानी जाती है, ठीक है। बट आगे चलकर इसे प्रोसीड करना, लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया? नारद मुनि ने किया। आप लोगों ने देखा होगा नारद मुनि के पास हमेशा एक वीणा रहती है। अब वीणा नॉर्मली आप लोग सरस्वती माता के पास भी रहते हो। तो जब भी आपसे कोई पूछे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो कौन सी है? वो वीणा ही है। क्लियर है? वो कौन सी है? वीणा ही है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा लोग और भी कई तरीकों से संगीत का इस्तेमाल किया करते होंगे, मे बी बजाते होंगे किसी और चीज़ों से, वाद्य यंत्र से। इवन आज के टाइम पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को पता भी चलता है कि पुराने टाइम पीरियड पे लोग मटकों का इस्तेमाल किया करते थे अलग अलग तरीके के संगीतों के लिए। इवन आज के टाइम पीरियड पे भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के मटकों में अलग अलग तरीके से पानी, उनके फॉर्मेशन के हिसाब से क्या किया जाता है? उनका इस्तेमाल किया जाता है ना, उनका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो इनिशियल शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से मानी? नारद मुनि से मानी, कि नारद मुनि से ही क्या हुई है? यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो इनिशियल हमको 7 जो इन्फॉर्मेशन मतलब बांसुरी की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी इंडस वैली से मिलती है। फ्लूट के बारे में हमको पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, हमको 7 होल्स की इन्फॉर्मेशन मिली। 7 होल्स मिले मतलब कि हमको पता किसके बारे में चला? सारे गामा पाधानी और वापस से सा। तो हमको 7 स्वर जो हैं, वोवल्स हैं, उनके बारे में पता चला। इसके अलावा सामवेद और गंधर्ववेद ये भी इसी से जुड़े हुए हैं, संगीत से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सामवेद एकमात्र ऐसा वेद था जो कैसे फॉर्म में लिखा गया था? पोइटिक फॉर्मेट में लिखा गया था, है ना। तो पोइटिक फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? गाया जाना, है ना। किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन किस तरीके से बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग कई बार जब बातचीत करते हैं तो आपस में एक दूसरे बोलते हैं अच्छा। तो अच्छा मतलब अच्छा,
बट हर जगह पर अच्छा बोलने का एक अलग अलग तरीका है। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही म्यूजिक, साउंड, इन सब का भी प्रेजेंटेशन अलग अलग है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आती है। सामवेद एक्चुअल में हमको क्या बताता है? सामवेद हमको बताता है जो भी मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हो वो किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे किया जाएगा। हर जगह पर मंत्र का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। हर जगह पर मंत्र का उच्चारण क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। जब अलग अलग तरीके से मंत्रों का उच्चारण होगा तो उसका इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से अलग अलग पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या, मंत्रों की ध्वनि किस तरह से होती है? आपने कई लोगों को देखा होगा जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या बता रहे होते हैं? वो हाथों की उंगलियों से अपने साउंड की पिच बता रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से बोलते बोलते गर्दन की मूवमेंट है इस तरीके से कर रहे होते हैं साथ साथ में। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो एक्चुअल में साउंड के प्रेजेंटेशन को उस तरीके से तैयार कर रहे होते हैं कि जो साउंड निकल रहा है, जो अक्षरों का जो मेल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। इसलिए वो इस तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इवन आप में से अगर कोई कभी भी आगे चलकर वैदिक स्कूल में जाता है, वहाँ पे जाकर कभी स्टडी करना चाहे, तो लिटरली आप लोग हैरान रह जाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप लिटरली हैरान रह जाओगे। इवन इसका सबसे मज़ेदार और इफ़ेक्टिव एक एग्जाम्पल हमको क्या देखने को मिला कि केरल के ही एक मठ में पढ़ने वाला लड़का आज के टाइम पीरियड पे आईआईटी क्रैक करके बैठा हुआ है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आईआईटी क्रैक किया उस लड़के ने यार। आईआईटी क्रैक करने का तो वो और कई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स का पार्ट बन रहा है। इवन उससे भी बड़ी बात, जितने भी आप लोग इसरो और बड़े बड़े रिसर्चर्स देखते हो वो सभी लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, है ना। क्यों जुड़े हुए हैं? तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई साइंस है। खैर, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमको एग्जैक्ट मिलती है म्यूजिक की, वो कहाँ से मिलती है? गंधर्व वेद। गंधर्व का मतलब ही यही होता है, क्या? म्यूजिक से जुड़ा हुआ, डांस से जुड़ा हुआ, है ना। वेल, इंडिया में दो तरीके के म्यूजिक दिखते हैं, एक हमें हिंदुस्तानी म्यूजिक मिलता है, एक हमको मिलता है क्लासिकल, वो कर्नाटकियन म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में दो पार्ट है, एक कर्नाटकियन और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? जैसे जैसे इंडिया में अलग अलग तरीके के अटैक्स हो रहे थे, इस्लामिक अटैक हुए, इस्लामिक के बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हिंदुस्तानी म्यूजिक में। हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या हुए? बहुत सारे चेंजेस आ गए, है ना। तो ध्यान रखना। ड्यू टू मल्टीपल अटैक्स, इसमें क्या हो गए? बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि जो राजा आया, जिसने अटैक किया, जिसने भी जो कुछ किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकबर, अकबर आया, अकबर को संगीत बहुत पसंद था, तो अकबर ने संगीत एक्सेप्ट किया। उसने बोला सिर्फ और सिर्फ संगीत का महत्व केवल हिंदुओं में क्यों है, मुसलमान क्यों नहीं संगीत गा रहे? तो लोगों ने बताया कि भाई इस्लाम में संगीत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अकबर ने बोला क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे पसंद है तो किया जाएगा। तो बोला अगर आपको पसंद है तो करते हैं, लो भाई कर देते हैं शुरू। तो उस समय पर कई सारे सूफी संगीत आए। सूफी संगीत में इस्लाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या किया गया? मॉडरेट किया गया, बदला गया। अब चीज़ों को मॉडरेट किया गया, बदला गया, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ा। तो इसलिए क्या हुआ, हिंदुस्तानी जो म्यूजिक था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, इतने चेंजेस आए कि लिटरली आप हैरान रह जाओगे। तो ये आज के टाइम पीरियड पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एक्चुअल उतने मूल स्वरूप में नहीं जितने मूल स्वरूप में होना चाहिए। इसलिए आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक में कव्वाली, गजल और ये ठुमरियाँ, इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं। पर कर्नाटकी म्यूजिक में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। ये क्या है? अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इन प्योरेस्ट फॉर्म। और सबसे बड़ी बात क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म में, इसीलिए आज के टाइम पीरियड पे इसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर्नाटकी म्यूजिक में 72 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, तरीके हैं प्रेजेंटेशन के, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आज के टाइम पीरियड पे ये सब लिमिटेड है, इतना ज्यादा लिमिटेड है हिंदुस्तानी म्यूजिक की। आप हिंदुस्तान, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान है, हिंदुस्तानी म्यूजिक भी सीखना कठिन है। पर अगर आप इसको कठिन मान रहे हो ना, तो कर्नाटकी म्यूजिक मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, इतना कठिन है, लिटरली इतना कठिन है। अगर इसे सीखने में आपको 10 साल लगते हैं ना, तो इसे सीखने में लिटरली आपको आने वाले 100 साल लगेंगे। सीरियसली इतना ज्यादा कठिन है। कर्नाटकी म्यूजिक में कंप्लीट कोई भी
पारंगत नहीं हो पाता, कंप्लीट एकदम होल सोल किसी को अगर एकदम हो जाए ना कि मुझे पूरा कर्नाटकी म्यूजिक आता है, ऐसा कभी कोई नहीं हो पाता, ठीक है। जबकि जब आप हिंदुस्तानी म्यूजिक में जाते हो, एक चीज को सीखने के बाद आप और अदर चीजों को क्या करते हो, धीरे धीरे सीखना शुरू कर जाते हो। पर कर्नाटकी म्यूजिक में ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक पर्टिकुलर चीज में ही क्या कर सकते हो, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो, एक पर्टिकुलर चीज में। तो ये बहुत ज्यादा टफेस्ट है, सबसे ज्यादा टफेस्ट है, इसीलिए अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होने की वजह से टफेस्ट है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कर्नाटकी म्यूजिक में कभी आपको देखने को मिलता, बस हिंदुस्तानी म्यूजिक या इंडियन या हिंदी म्यूजिक जो होता है उसी में आपको देखने को मिलता है ना, उसी में आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फेमस डांस वाली में गुजरात नहीं है, अच्छा ऐसा भी है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। गुजरात नहीं है तो भाई उसे ऐड कर लेना, ठीक है वैंसी, ओके। तो खैर यहाँ पे हमको मेनली जो देखने को मिलते हैं वो क्या, राग देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे राग क्या है, हाँ यार ये तो बतानी भूल गया मैं, राग क्या होते हैं, जो भी आपके 7 स्वर हैं, क्या हैं आपके 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को ही, इन 7 स्वरों के ही कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या बोला है, राग बोला है। क्या बोला है, राग बोला है। इन 7 स्वरों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोगों ने क्या बोला है, राग बोला है। क्या बोला है, राग बोला है। तुम लोगों ने कई लोगों को देखा होगा सा 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 रे रे गा 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 मा मा मा, ऐसा कुछ समथिंग काइंड ऑफ, मुझे तो आता नहीं, तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इवन आज के टाइम पीरियड पे एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका, ऋषभ जैन समथिंग नाम है ना, बहुत फेमस। वो बज क्या बोलते हैं, सरोद नहीं वो बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं नाम बोल रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट का, पंडित रविशंकर के स्टूडेंट हैं यार, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके इंस्ट्रूमेंट का, वीणा जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है यार, क्या बोलते हैं उसे यार, शिट। तो राग आपको समझ में आया, राग क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर इन्हीं रागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ध्रुपद, ख्याल, तराना, इसकी कई अदर और वो बनी, ठुमरी, ठाप, गजल, ठीक है। जैसे जैसे चेंजेस है उस हिसाब से बनते चले गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस किस तरीके के, ध्रुपद, धामल, होरी, ख्याल, चतुरंग, ठीक है, राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, ठप्पा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, तरीके हैं इनके गाए जाने के, क्लियर है, इनको गाए जाने के। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्लियर। कर्नाटकी म्यूजिक ये वाला पार्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे रागम एंड थालम दो चीजें आती हैं जिनके वो बेस पे क्या होता है, पूरे के पूरे संगीत या इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है, चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्लीटली ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, क्या है, कंप्लीटली ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, ठीक है। हमको कहाँ पर, वैसे तो कर्नाटक में देखने को मिलता ही है, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, इन स्टेट्स में क्या है, ये काफी ज्यादा फलता फूलता है। अब बात करते हैं, अगर इसके इन्फ्लुएंस को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अरेबियन, पर्शियन एंड अफगान इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जबकि ये कंप्लीटली अपने मूल स्वरूप में, ठीक है। इसमें जो आर्टिस्ट हैं वहां पे वेरिएशन एंड इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप में, इसलिए आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है, सबसे ज्यादा क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डब्बा है, इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन होगा, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता। पर मान लो ये एक पेज है, इस पेज में अगर मुझे इम्प्रोवाइजेशन करना है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरीके से रोल बना सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं चाहूँ तो इस तरीके से फोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन हो सकते हैं। तो जो चीज़ बिगड़े हुए रूप में है, ठीक है, रॉ कंडीशन में आ चुकी है, बिगड़े हुए रूप में होते हैं, उसमें आप जैसे चाहे वैसे इम्प्रोवाइजेशन कर दो। चाहो तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे कर लो।
इसलिए मैंने कहा जो हिंदी म्यूजिक होता है उसमें आप लोग सबसे ज्यादा क्या देखते हो, म्यूजिक के साथ खिलवाड़ देखते हो, सबसे ज्यादा बुरी तरह से म्यूजिक की ऐसी तैसी की जाती है ना। और आज के टाइम पीरियड पे जो सिंगर आ रहे हैं उनका तो खैर कहना ही क्या, कुछ तो आपके सामने है ना, रैप के नाम पे कुछ भी गा देते हैं आकर, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद हमको पता चलता है यहाँ पे क्या है, बहुत सारे घरानाज बने गए हैं, है ना। घरानाज मतलब कि ग्रुप बन गए हैं, क्या बन गए, ग्रुप बन गए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उसका एक ही सिंगल रीजन है, प्योरेस्ट फॉर्म में, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, सबने बोला नहीं नहीं ये वाला मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, ये मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, ये मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। तो वो हुआ इसी वजह से। 6 मेजर राग यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 72 डिफरेंट क्या देखने को मिलते हैं आपको, मेल करता है, या फिर राग, या फिर आपको जन्य देखने को मिलते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन होता है, जिनसे संगीत तैयार होता है। यहां पे इंस्ट्रूमेंट और गाने वाला दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, जबकि यहां पे स्वर के ऊपर जोर दिया गया है। स्वर के ऊपर जोर देने का मतलब ही क्या है, स्वर के ऊपर जोर देने का मतलब ये है सीधा और सिंपल सा कि भाई आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, आज के टाइम पर क्या होता है, आप लोग ऑटो ट्यून करके किसी की भी आवाज अच्छी बना सकते हो। जैसे मैं हूं तो मेरी भी आवाज अच्छी लगेगी आपको, अभी तो सुनने में लग रही होगी क्या फटे बांस की जैसी आवाज है यार इस आदमी की, सुनते सुनते कान दर्द हो जाता है, कितनी देर तक आदमी हेडफोन लगाए, ऊपर से ये आदमी चिल्ला कर भी इतना तेज बोलता है। लगता होगा ना तुम लोगों को, बिल्कुल लगता होगा, है ना, बिल्कुल लगता होगा। तो सेम वो चीज यहां पर भी है। तो यहां पर ये लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं, एक्चुअल में वोकल के ऊपर करते हैं, वॉइस के ऊपर करते हैं, आपकी आवाज किस तरह की आ रही है। संगीत वाद्य यंत्र तो सेकेंडरी पार्ट है उसका, है ना, क्या है उसका सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। एंड यहां पर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जहां पर तुम्हारी आवाज थोड़ी बहुत ऐसी होगी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तबले की ढाप बढ़ा देंगे, ढोलक तेज बजा देंगे, होता है ना, क्लियर। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से रागों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, मेनली बेस्ड ऑन थाल एंड ताल, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया से, जबकि ये साउथ इंडिया से एसोसिएटेड है। मेन इंस्ट्रूमेंट तबला, सारंगी, सितार, हाँ सितार में बोल रहा था, सितार अब याद आया, संतूर। जबकि यहां पर देखते हैं तो यहां पे हमको वीणा देखने को मिलता है, मृदंगम देखने को मिलता है, एंड मांडोलिन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लिटरली वीणा, मृदंगम, ठीक है, मांडोलिन, इनको बजाना भी लिटरली कोई आसान चीज नहीं है। मृदंगम बजाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लिटरली मृदंगम बजाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये आसान होता है भाई, तबले के ऊपर भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, सारंगी के ऊपर बहुत टाइम चाहिए, सितार सीखने में बहुत लंबा समय लगता है। एक तो ऑलरेडी इतना हैवी वेट, ठीक है, और उसके ऊपर अपनी नोट्स या अपनी जो उंगलियां होती हैं उनको सेट करना, उनके थ्रू उसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। वेल इसके बाद आते हैं हमारे फोक म्यूजिक। हर एक राज्य का अपना खुद का एक फोक म्यूजिक है। अब ये म्यूजिक शैली आई कहाँ से, देखो जैसे डांस है, क्लासिकल डांस क्या सबको आता है, नहीं आता। क्या हमको शास्त्रीय आता है, नहीं आता। क्या हमको कथकली आता है, नहीं आता। क्या हमको कथक आता है, नहीं आता। क्या हमको मोहिनी अट्टम आता है, नहीं आता। जब हमको नहीं आता पर हमको एंजॉयमेंट तो करना है। अब कोई पर्सन हमारे लिए आकर तो करेगा नहीं परफॉर्म, क्यों करेगा परफॉर्म, है ना। तो हमने क्या किया कि एक काम करते हैं यार, देखने के, यार मैं वहां पर गया था, वहां पे जाकर ना मैंने डांस देखा। कौन सा डांस देखा यार, वहां पे सात्रिया देखा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा यार मगर यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे कोई नहीं करे, चलो ठीक है अपन कर लेते हैं, हाथ बगल में रखकर, पीछे रखकर। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने खुद के डांस स्टेप बना लिए, अपने खुद से क्या किया, उसको इम्प्रोवाइज कर लिया। तो इस इम्प्रोवाइजेशन की वजह से क्या बने, क्लासिकल डांस से निकलकर बन गए फोक डांस। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जो क्लासिकल म्यूजिक था उससे बनकर क्या बना, फोक म्यूजिक बना। उससे क्या बना, फोक म्यूजिक बना। कैसे बना फोक म्यूजिक, कैसे बना फोक म्यूजिक, तो जो क्लासिकल म्यूजिक था, किसी ने सुना यार वहां पे क्या गा रहा था यार, बढ़िया मजा आ रहा था यार, कितना अच्छा गा रहा था, क्या बढ़िया उसने राग गाया था, एक इतना खूबसूरत राग गाया, मजा आ गया, मेरा तो दिल खुश हो गया।
तो लोगों ने बोला हमारे लिए कौन गाएगा, वो तो राजा थे, राजाओं के लिए तो कोई भी गा देगा, हम तो गरीब आदमी है, गांव के लोग हैं। अच्छा तो क्या करें, ठीक है, तो क्या किया जाए, अरे कोई बात नहीं, हम लोग अपने तरीके से गाएंगे। अपन कौन सा तरीका, अरे भोजपुरी स्टाइल अपना। तो लोगों ने क्या किया, अपने खुद के म्यूजिक बनाने शुरू कर दिए, है ना। बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ भाई बात समझ में आई। देखो डांस स्टेप तुम अगर जाकर देखोगी बीहू डांस, तो बीहू डांस में तुमको और शास्त्रीय डांस में एक चीज मिलेगी, जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनके हाथों का मूवमेंट जो है वो, ठीक है, दूसरा उनकी कमर का मूवमेंट, ठीक है, और उनके शोल्डर का मूवमेंट, ये सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। दूसरा पैरों के स्टेप्स तो वो होते ही हैं, वो अपना अलग अलग है, बट सबसे ज्यादा जो मेन है वो यही होता है। अगर कोई असम से है तो प्लीज एक बार जरा कमेंट करके बता देना मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहला कलाइयों का हाथों का मूवमेंट, ठीक है, दूसरा कमर के ऊपर जो हाथ होता है तब कंधों का मूवमेंट और कमर का मूवमेंट, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई वो तो मैं ऑनलाइन हूं ना, इसलिए थोड़ा शर्म कर लेता हूँ, क्यों मुझे भरोसा नहीं है कब कौन क्या वीडियो उठा के वायरल कर देगा। आजकल तो वैसे भी एआई का टाइम पीरियड है भाई, घबराहट होती है, ठीक है। तुम ही लोग अगर ऑफलाइन होते तो शायद मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता, हो सकता है एक आधा स्टेप करके भी दिखा देता, पर अभी नहीं कर सकता, समझो। चलो बात समझ में आ गई। तो फोक म्यूजिक कैसे शुरू हुआ है, तो जो क्लासिकल म्यूजिक थे उनसे धीरे धीरे क्या हुआ, ये फोक म्यूजिक की शुरुआत हुई। कहाँ पर कौन सा फोक म्यूजिक है, देखो भाई बहुत सारे फोक म्यूजिक होते हैं, बहुत सारे तरीके से गाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सिक्किम, ठीक है, लेपचा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, बाकी घा एंड कीटो भी आता है। पंजाब, ठीक है, टप्पे एक वन ऑफ द फेमस है यहाँ पे, ठीक है, हीरा वन ऑफ द फेमस है, ठीक है। इसके अलावा सठानिया बहुत ज्यादा फेमस है। फिर इसके अलावा छंद बोल रहे हो आप, लोरिया बोल दो, वो एक अलग है, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, जाजिंगजा, ठीक है, बरिया एंड नियोंगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका हरियाणा, ठीक है, जोगिस, भट्स एंड संगियास, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नागालैंड, नागालैंड में बहुत सारे हैं, ठीक है, हेलाम्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हेकिलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गोवा, देखन, पोगडी, ठीक है, डालू एंड मांडो फेमस है। फिर आता है कर्नाटक, कर्दी मंजिला, यशगान वन ऑफ द फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। जानपड़ा गीत ये भी बहुत फेमस है। फिर आता है असम, बिहू सॉन्ग, ठीक है, बोडो, ठीक है, करबी एंड मिसिंग ये बहुत फेमस है। बोडो तो जरूर याद रखना, बोडो एंड बिहू सॉन्ग। फिर आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, लादी शाह, ठीक है, सूफियाना कलाम ये बहुत फेमस है, एंड हाफिज नगमा। तमिलनाडु, पुलियर ये बहुत फेमस है, ठीक है, मेलोडीज, तलमा एंड पन्ना ये बाकी अदर हैं। फिर आता है यूपी, ठीक है, रसिया जो रासलीला में गाया जाता है उसके बारे में। फिर बिरहा, ठीक है, चेती, कजरी ये बहुत फेमस है, गजल, ठुमरी, ख्याल, ठीक है, मरसी, कवाली ये सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कजरी वैसे पूछा हुआ है, एंड रसिया भी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश, जजोरी, ठीक है, लहामन, शक्षराना एंड एचिलिया। फिर आता है हमारा उत्तराखंड, मंडल्स, ठीक है, जोड़ ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है केरला, केरला में बात करेंगे कथकली म्यूजिक, ठीक है,
मपालिन पट्टू, ओठा मटलू, ये इंपॉर्टेंट है, एंड कोलकली। फिर आता है मणिपुरी, तो यहां पे कौन सा है, कोलांगीसी, तबाल चोंग, ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग नुपुरपाल एंड गौर पादसा भी याद रख सकते हो। फिर आता है मिजोरम, भेवाहाल, ठीक है, हालदो, धरहाल। फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में जदूनी, सरबंग, ठीक है, चामरी, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो यार बहुत सारे हैं, आप तुम ये कहोगे सर सब कुछ याद करना, सब कुछ याद नहीं करना। यही तो दिक्कत है, स्टेप ही तो नहीं हो सकता। स्टेप कर दूंगा तुम तो दिखा दोगे क्लास में लोकेश सर कमर लचकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, और हमसे यार वो चीज़ होती नहीं, क्या करें, मजबूरी है। और मुझे नाचता हुआ देखकर तुम्हें फील भी नहीं आएगा। हाँ, भगवान की दया से अगर मेरी शक्ल नूरा फतेही जैसी होती तो बात अलग थी। ना तो मैं नूरा फतेही हूं और ना तुम्हारे ऐसे शौक हैं, ठीक है। ठीक है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके का रेशो सिमिलर नहीं होता, करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है हमेशा, ठीक है। स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा करंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। उड़ीसा, ठीक है, अवंती, पंचली एंड उराम उरामगधी, ठीक है, ओद्रामगधी। फिर आता है बिहार, सोहरा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सुमंगली, ठीक है, रोपी, रोपी गीत एंड कटनी गीत। सोहरा अगर आप लोग देखोगे तो कई बार बच्चों के पैदा होने पर गाया जाता है, ठीक है, किसके, बच्चों के पैदा होने पर गाया जाता है, ठीक है। सोहरा के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, आप लोगों ने जो सॉन्ग सुना होगा पंचायत मूवी में, जब वो घोड़ा लेकर आता है, हिंद का सितारा, है ना, तो वो एक्चुअल में सोहरा ही है जो गाया है उस समय पर। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी सोहरा, भावी, सू, गौर, है ना, खुड़वा, ये सारे के सारे हैं। फाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाग के महीने में गाया जाता है, ठीक है। फिर आता है गुजरात, दारियो, लोकवृत्ता, ठीक है, मरसिया, ठीक है, फाटन, लगन गीत, तो लगन गीत आपको पता ही है, संगीत के मतलब शादी वादी के टाइम पीरियड पे गाया जाता है, ठीक है। कबीर वाणी, ये आप लोगों ने सुनी होगी। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लावणी, उसी से जुड़ा हुआ है, लावणी से, ये तमाशा बहुत फेमस है, ये जरूर याद रखना। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मधिंगा, दाफू, ठीक है, एंड माल जनंदिका। फिर पेंटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से बिलोंग करती है, तो सामने फोटो है आपके मधुबनी। फिर आता है मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग किससे है, बंगाल से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज्यादातर कृष्ण और देवी देवताओं की बनती है। फिर आता है वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। एंशियंट आर्ट फॉर्म को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, खास तौर से गांवों में आपको ये देखने को मिल जाती है, क्लियर। हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसका पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो आयुषी, चिंता क्यों कर रही हो मैडम। फिर आता है पट्टचित्र, पट्टचित्र यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो, कपड़े के ऊपर नॉर्मली डिजाइन किया जाता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है कौन सा, कलमाकरी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश में, यहां पे आप देख सकते हो कलमाकरी पेंटिंग्स। फिर आता है फाड़ पेंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर डाक टिकट भी आया हुआ है। वैसे डाक टिकट सारी ही पेंटिंग्स के ऊपर है, पर ये थोड़ा सा फेमस है। कहाँ पे, राजस्थान। तो राजस्थान में जो भी लोक देवता होते हैं, देवियां होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, फाड़ पेंटिंग में प्रेजेंट किया जाता है, उनकी स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे फाड़ जो पेंटिंग है उसी के साथ साथ फाड़ गीत भी आते हैं। फाड़ गीत में क्या है कि लोग उस फाड़ पेंटिंग को सामने रखते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, लोग गा कर बताते हैं और इशारे से बताते हैं कौन सी पेंटिंग किससे जुड़ी हुई है।
तो ये थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हो जाती है। एंड राजस्थान की राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आ जाती हैं फिर इसमें। किशनगढ़ तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है। फिर आती है तंजावुर पेंटिंग्स, तो ये आपके सामने है। फिर आता है कौन सा, कलीघाट पेंटिंग जो कि वेस्ट बंगाल से है। एंड फिर आती है गौड़ पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मैसूर पेंटिंग, कर्नाटक से बिलोंग करती है, ठीक है। राजपूताना पेंटिंग्स जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, और इसी का एक पार्ट कौन सा है, किशनगढ़ पेंटिंग भी आता है। कौन सा, किशनगढ़ पेंटिंग, ठीक है। किशनगढ़ पेंटिंग थोड़ा सा आप लोग याद भी रखना, तुम लोगों ने एक फीमेल का वो देखा होगा फेस, जिसमें एक फीमेल का फेस साइड से दिखाया जाता है और इस तरह से घूंघट पकड़े हुए दिखाया जाता है, और घूंघट के अंदर से उसका फेस दिख रहा है हल्का हल्का। तो वो जो पेंटिंग है इस तरह से घूंघट पकड़े हुए, वो एक्चुअल में किशनगढ़ पेंटिंग है, ठीक है। घूंघट में जो एक फीमेल है, अब घूंघट को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मत बोलना कोई मेरे से, चेरियाल स्क्रॉल, तो ये हमारी कहां से, तेलंगाना से। फिर आती है मुगल पेंटिंग जो कि आगे चलकर डेवलप हुई थी, ठीक है। मुगलों ने अपनी पेंटिंग्स को क्या किया था, यहाँ पे बनवाने का काम किया था। फिर आता है पचवाड़ी पेंटिंग, तो ये हमारी राजस्थान से बिलोंग करती है। एंड फिर आता है हमारा केरल मुरल, तो ये हमारी केरल से बिलोंग करती है, ठीक है। मैक्सिमम जो पेंटिंग्स है वो ज्यादातर देवी देवताओं और नेचर को समर्पित है, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हम लोगों के पास क्या है, कई सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाती है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके लिए, हमारी स्टडीज पर्पज से, साइंटिफिक रिसर्च के लिए और एजुकेशन, इन सब के हिसाब से क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूनेस्को का अगर आप लोग फुल फॉर्म देखोगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक्चुअल में काम भी किसके लिए करती है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए क्या करती है, ये काम करती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यूनेस्को का हेरिटेज इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 14 नवंबर 1977 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इंडिया में आज के टाइम पीरियड पे देखें तो 35 है, 34 लिखा है यहाँ पे, 35 है कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स साइट है जो कि आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली जो 4 साइट्स थी इंडिया की, फर्स्ट 4 साइट्स जो थी इंडिया की, वो कौन सी थी, अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट्स एंड ताजमहल। तो यहाँ पे आपके सामने उनकी फोटो है, ठीक है। नॉर्मली ये आपके 7 वंडर्स वाली 7 वंडर्स के कुछ पार्ट हैं जो कि आप लोग देख रहे हो एज अ फोटो। अब हमारी सबसे पहले नेचुरल साइट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, 1985 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। केवला देव घाना जो कि बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, 1985 में एक्सेप्ट किया गया। फिर आता है मनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक रिवर के आसपास बसा हुआ है जो कि स्पेशली राइनो और एलिफेंट के लिए जाना जाता है, किसके लिए, राइनो एंड एलिफेंट। काजीरंगा अगर बात करेंगे तो टाइगर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, किसके लिए, टाइगर के लिए, ठीक है। केवला देव नॉर्मली बर्ड्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइनो एंड एलिफेंट दोनों हैं वैसे तो, ठीक है। फिर आता है नंदा देवी, तो नंदा देवी एक फ्लावर वैली है एंड माउंटेन वैली है जिसे प्रिजर्व करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसी नंदा देवी से आगे जाकर जुड़ जाता है कौन सा वाला पार्ट, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, कुछ तो बोलते हैं ना, गंगोत्री वाला पार्ट, ठीक है। फिर आता है सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा नो डाउट अपने प्लांट्स के लिए फेमस है। कौन सा प्लांट है, सुंदरी प्लांट है, कौन सा प्लांट है, सुंदरी प्लांट। एज वेल एज यहाँ पे बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है आपका वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट आपको पता है बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली स्नो लेपर्ड एंड यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिल जाती है, क्या, बायोडाइवर्सिटी एंड स्नो लेपर्ड,
ठीक है, एक तरह से बोला जाए, जब भी आपसे बोला जाएगा तो ये सभी के सभी एक्चुअल में अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। इवन सुंदरी प्लांट भी है, तो ये भी इसका पार्ट है, एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है ना। फिर बात करते हैं कल्चरल, तो सबसे पहले आता है ताजमहल, कहां पर है, यूपी आगरा में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है एलोरा केव्स, ठीक है, महाराष्ट्र 1983 में, तो लॉर्ड शिवा का यहाँ पे टेम्पल है। यहाँ पे और भी कई सारी केव्स है जिसमें जैन और बौद्ध धर्म की जानकारी भी मिलती है। फिर आ जाती हैं अजंता केव्स, तो ये अगर देखोगे तो माउंटेन्स के अंदर जाकर एक सर्कुलर फॉर्मेट में बनाया गया था, पीसफुल इन्वायरमेंट है जहां पे बौद्ध, जैन और हिंदू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। आगरा फोर्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको आगरा में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग लाल किला भी कहते हैं आगरा का, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, वैसे भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। फिर आता है सन टेम्पल, कहां पर है, कोंकण उड़ीसा में स्टैब्लिश है, तो ये आप लोग देख सकते हो सन टेम्पल। इसके अंदर जो भगवान सूर्य की मूर्ति थी, ठीक है, सबसे पहले जो सूरज की किरण होती है वो हमेशा उसी मूर्ति के ऊपर आती थी। इवन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बहुत अलग तरीके से काम करती थी। तो जो पुर्तगीज थे जब वो यहाँ पे आते थे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो पुर्तगीज ने क्या किया, जानबूझ के इस मंदिर के ऊपर का जो रीजन था ना, इसको तोड़ा था। जब इसको तोड़ा तो उसकी जो मैग्नेटिक एक फील्ड तैयार करता था ये टेम्पल, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई। एंड धीरे धीरे इस टेम्पल की जो प्रसिद्धि थी, जो ग्लोरी थी, वो भी क्या होती चली गई, खत्म होती चली गई। इसे ब्लैक पैगोडा भी हम लोग कहते हैं टेम्पल को। फिर आता है ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में वन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल्स में से एक है। अब साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जबकि नॉर्थ में ऐसा नहीं देखने को मिलता। रीजन एक ही है, नॉर्थ में लगातार जो इस्लामिक अटैक हुए थे जिनकी वजह से सारे के सारे टेम्पल तोड़े जाते थे, जबकि साउथ इंडिया काफी हद तक क्या रहा, अपने आप को संजो कर रखता है, अपने आप को बचा के रखा, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं होते थे जितने नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे। फिर आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल्स और उनकी मूर्तियों को बहुत ज्यादा जाना जाता है, बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है, ठीक है। नागर आर्ट ऑफ कल्चर का ये पार्ट है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर खजुराहो के टेम्पल्स में तो मंदिरों के बाहर बहुत गंदी गंदी फोटोएं बनी हुई। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ऐसी है तो हमको वो चीज़ें गंदी लगती हैं। इवन बताने वाले लोग भी यही बोलते हैं कि सेक्सुअल पोजीशंस और उन सबको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है कि जिस समय काल में, जिस टाइम पीरियड में इन सबको बनाया जा रहा था, वो टाइम पीरियड था शांति काल। उस टाइम पीरियड पे ज्यादातर लोग भक्ति और इन सब की तरफ मूव कर रहे थे, तो राजाओं ने बोला यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा, हर एक चीज जीवन में जरूरी है, हर एक चीज जीवन में जरूरी है। और सीधी सी बात है, आप और मैं अगर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं तो एक्चुअल में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कल भी हम लोग ऐसी कुछ बात कर रहे थे, तब भी मैंने ये सेम चीज़ बोली थी। तो खजुराहो के टेम्पल कभी भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताते। खजुराहो के टेम्पल को अगर आप सही मायने में देखोगे तो बाहर भले ही कुछ भी हो, पर अंदर उसमें देवी और देवता विराजमान होते हैं। तो भले ही आपका बाहर से शरीर कितना भी गंदा हो, पर अंदर आपके भी क्या है, ईश्वर का वास होता है। तो ये चीज़ एक्चुअल में वो टेम्पल्स बता रहे हैं आपको कि आपके अंदर भी एक ईश्वर का वास है। तो या तो इन बाहरी चीजों को ऊपर फोकस करो या फिर अंदर के ईश्वर की तरफ फोकस करो। अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस किसकी तरफ है, मंदिरों के बाहरी स्ट्रक्चर पर बनी हुई मूर्तियों की तरफ है। हम ये नहीं देख रहे कि अंदर कौन है, उन मंदिरों के अंदर कौन देवी देवता विराजमान है। किसी को पता है कि जिस भी टेम्पल के बारे में बात करते हो उस टेम्पल के अंदर किस देवता का निवास है, किस देवी का निवास है, शिवलिंग है, भगवान विष्णु का वास है, या माता पार्वती का है, किसका है, किस देवी देवता का वास है, किसी को नहीं पता होता, ना ही कोई जानने की कोशिश करता। हमको सिर्फ क्या, मंदिर के बाहर का स्ट्रक्चर देखना है। तो ये मंदिर आपको इस चीज का एहसास दिला रहे हैं, आपको एक फिलोसफिकल लेसन दे रहे हैं कि भाई बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपका फोकस भटकाने का काम करेंगी, पर आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर झांकना है। जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे, अपने अंदर देखना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप आपके अंदर क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और सीधी सी बात यह है, एसएसबी का सीधा सिंपल सा तोड़ भी यही है। अगर आप लिटरली एसएसबी क्रैक करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे उस दिन आपका एसएसबी क्लियर हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उनको नहीं चाहिए कि आप कैसा बनकर दिखा सकते हो, उनको चाहिए कि आप अंदर से कैसे हो वो दिखाओ।
तो भाई आप जो हो वो दिखाओ, आपके अंदर आप झांकना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या है, आप उनको इम्प्रूव करोगे, आपको पता चलेगा आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आप उनको और बेहतर बनाओगे। समझ में आई बात? तो ये टेम्पल्स भी आपको वो ही लेसन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे बोले, कोई आपसे क्वेश्चन करे तो ये चीज उनको बता देना। फिर बात करते हैं ग्रुप ऑफ मोनूमेंट ऑफ हम्पी टेम्पल्स। तो हम्पी टेम्पल्स कर्नाटक में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं हम्पी को लेकर तो ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। किसकी? विजयनगर। राजा कृष्णदेव राय, उन सब के बारे में सुना होगा आप लोगों ने और पढ़ाया भी होगा, तो नो डाउट तुंगभद्रा नदी के आसपास के रीजन में बना हुआ था और विजयनगर एम्पायर का ये टेम्पल्स का पार्ट था और वन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल्स हैं ये। फिर आता है फतेहपुर सीकरी, जिसे बाद में एड ऑन किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो अकबर के द्वारा आगे चलकर स्टेब्लिश किया गया। फिर आता है चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो चर्चेस जो गोवा में बनाए गए थे पुर्तगालियों के द्वारा, उनको प्रिजर्व करने के लिए। फिर आता है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ पड़क्कल, तो कर्नाटक के पड़क्कल के जो टेम्पल्स हैं वो भी इसी का पार्ट है। फिर आता है ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, वन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल्स में से एक है, ठीक है, एंड ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल आता है वो वृहदेश्वर टेम्पल आता है, जिसे रंपा टेम्पल के नाम से भी आप लोग जानते हो। कौन सा? वृहदेश्वर टेम्पल। ध्यान रखना, ये जो टेम्पल है वृहदेश्वर टेम्पल है, जिसके ऊपर 80 टन का एक पत्थर है। कितना? 80 टन का पत्थर है एक, ठीक है। कई बार तंजावुर टेम्पल हम लोग बोलते हैं। फिर आता है एलिफेंटा केव्स, नहीं एक सेकंड, तंजावुर टेम्पल और वो तो अलग है यार, चोला टेम्पल शायद ये वाले अलग हैं, वो वाले अलग हैं, वो बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स आपकी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग मुंबई जाते तो मुंबई में सारी फालतू की जगह घूमेंगे, बट इस जगह नहीं जाते, तो हमको यहाँ पे जाना जरूर है। जब भी आप लोग मुंबई जाओ तो प्लीज ये जगह जरूर देखो। फिर आता है बौद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ सांची, ठीक है। कहां पर है ये? आपके मध्य प्रदेश में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया था अशोक ने, आगे चलकर पुष्यमित्र शुंग ने इसको कंप्लीट करवाया था। फिर आता है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जिसे कई बार आप लोगों ने वरुण स्तंभ, सॉरी वरुण बोल रहा हूँ, विष्णु स्तंभ के नाम से भी सुना होगा। तो विष्णु स्तंभ जिसे कई लोग बोलते हैं कि इसे तैयार करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी सब चीजें, तो वो यहाँ पे आता है। फिर आता है हुमायूं टॉम दिल्ली में, इसे 1993 में क्या किया गया था? एड ऑन किया गया था। एंड अगर आप हुमायूं टॉम को देखते हो सामने से, और अगर इसको पूरा का पूरा अगर मार्बल से कवर कर दिया जाए तो देखने में आपको लगेगा बिल्कुल ताजमहल। एक्चुअल में ताजमहल का ब्लूप्रिंट कहाँ से लिया गया था? हुमायूं टॉम से लिया गया था। और हुमायूं टॉम जो स्टैब्लिश किया गया था वो टेम्पल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैब्लिश किया गया था। लोगों को गलतफहमी है यहाँ पर कि जो ताजमहल है वो टेम्पल्स के ऊपर स्टैब्लिश किया गया है, नहीं। एक्चुअल में ताजमहल हुमायूं टॉम के ब्लूप्रिंट के ऊपर बनाया गया, और हुमायूं टॉम जो है वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया था। ये एक्चुअल रियलिटी है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी। इसलिए आज भी जब हुमायूं टॉम के आसपास खुदाई होती है तो वहां से बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे स्ट्रक्चर आज भी जमीन के नीचे से निकल के आता है, ठीक है। फिर आता है माउंटेन रेल्स ऑफ इंडिया। तो माउंटेन रेल्स ऑफ इंडिया ये आपको पता ही है, 3 रेल, कल हम लोगों ने इनके बारे में ऑलरेडी बात की थी। दार्जिलिंग, कालका शिमला एंड तमिलनाडु की नीलगिरी रेल, जिसे हम लोग टॉय ट्रेन भी कहते हैं, तो उन्हीं ट्रेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर आता है महाबोधि टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, बिहार के बोध गया में महाबोधि टेम्पल्स, ठीक है। रिसेंटली आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, अब लोग इसके ऊपर भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा, बट मेरे अपने विचार हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? फल्गु रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है, स्टेब्लिश है, सॉरी। फिर आता है रॉक शटल भीमबेटका, ये वन ऑफ द आइकॉनिक साइट है जहां पे हमको प्री हिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिलती है, ह्यूमन पेंटिंग्स एंड अदर बहुत सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। फिर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सबको पता ही है, महाराष्ट्र में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपका रेलवे स्टेशन का पार्ट है इसलिए। फिर आता है चंपारण पड़वा नेशनल पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। फिर आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो भी इसी का पार्ट है। फिर आता है जंतर मंतर, जंतर मंतर आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या है, ये राजस्थान वाला है,
पर राजस्थान के अलावा एक्चुअल में देखा जाए तो जंतर मंतर और भी कई जगहों पर इस्टेब्लिश हुए थे, जिसमें से एक नाम आता है आपका कौन सा, दिल्ली का, जो आज के टाइम पीरियड पे भी एग्जैक्टली वर्किंग है, एग्जैक्टली वर्किंग है। दिल्ली के अलावा आपका उज्जैन, ठीक है, मथुरा, ठीक है, मथुरा, एंड मथुरा के अलावा आपका बनारस। ये जो तीन टेम्पल्स हैं, सॉरी, ये जो तीन साइट्स हैं, इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह ने इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था। फाइनली दिल्ली और जो आपका राजस्थान वाला है जयपुर में, ये अभी भी एग्जैक्टली वर्किंग है, इतने ज्यादा परफेक्टली वर्किंग है, सैटेलाइट फेल हो सकती है पर इनकी कैलकुलेशन फेल नहीं हो सकती, ठीक है। दिल्ली वाला तो अब खैर काफी छोटा सा पार्ट है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप यहां पर जाओगे ना तो ये आज भी परफेक्टली वर्किंग है, साइट कंप्लीटली वर्किंग है। आज भी पंडित ब्राह्मण यहीं पर आकर क्या करते हैं, अपनी सारी कैलकुलेशंस को चेक करते हैं, पता है। फिर आता है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये आपको पता ही है, जितने भी राजस्थान के हिल फोर्ट्स हैं उन सब की वहां पे बात की जाती है। फिर आता है रानी की वावा, जो 100 रुपए के नोट में आपको इमेज देखने को मिलती है। अगर आप रानी की वावा देखते हो या अगर आप कभी गुजरात गए हो और आपने ये देखा है तो आप लिटरली इसको देख के हैरान रह जाओगे। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी टेम्पल को उल्टा करके बनाया गया, एग्जैक्टली टेम्पल को जैसे उल्टा करके बनाया गया, बिल्कुल उस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, रानी की वावा। फिर आता है आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार। तो यहाँ पे नालंदा महाविहार आपको पता ही है, पूरा का पूरा क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। फिर आता है आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बस्ट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्टोन से बनाया हुआ यहाँ पे काम किया गया था, मॉडर्न मोन्यूमेंट्स ऑफ चंडीगढ़, तो स्टोन वर्क किया गया था, इसीलिए यहां पर इसको भी रखा गया है। फिर आता है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, पूरी की पूरी साइट यहां पर क्या की गई है, अहमदाबाद की हिस्टोरिकल सिटी में कन्वर्ट की गई है। फिर आता है विक्टोरियन एंड आर्ट डिको, कहां पर है, मुंबई में। यही जो आपका छत्रपति टर्मिनल है उसके ऊपर जो लाइट शो होता है, ठीक है, रात में, उसके बारे में बात हो रहा है। फिर आता है जयपुर सिटी, जयपुर की पूरी सिटी को क्या किया गया, आर्कोलॉजिकल साइट में रखा गया। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर हवा महल और बाकी का एरिया है उसके आसपास पूरी की पूरी एक मार्केट है, एंड वहां पर गेट बने हुए हैं अलग अलग, है ना। तो उस पूरे एरिया को यहाँ पे किया गया। फिर आता है धौलावीरा, धौलावीरा आपकी क्या है, एक इंडस वैली की साइट है, क्या है, इंडस वैली की साइट है। फिर आता है रुद्रेश्वर काकतीय टेम्पल, जिसे रंपा टेम्पल हम लोग कहते हैं, तो ये आपके सामने रंपा टेम्पल, जिसे 2021 में किया गया था। फिर आता है होयसिल एम्पायर के टेम्पल्स, तो वो भी यहीं पर आते हैं कर्नाटक में। फिर आता है कौन सा, शांति निकेतन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, किससे, टैगोर से जुड़ा हुआ है। फिर आता है मुइद्दम्स, मुइद्दम्स को रिसेंटली ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि अहोम एम्पायर की क्या है, सिमिट्रीज हैं, क्या है, सिमिट्रीज हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है भाई, आप लोगों से पूछे तो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट में आता है हमारा मिक्स साइट। तो मिक्स साइट कौन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक नेचुरल साइट है एज वेल एज एक हिस्टोरिकल साइट भी है, तो बौद्धिस्ट कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इसके आसपास का जो बाकी का पार्ट है वो एक नेचुरल साइट है। क्लियर है सर। ये ईयर्स, हाँ ईयर्स याद रखना थोड़ा बहुत जरूरी है, ठीक है, थोड़ा बहुत जरूरी है, इसलिए ईयर्स का भी आपको याद रखना है। वेल फिर आपके आती है कुछ इंटेंजिबल साइट्स, ये ध्यान रखना है, जो जिनको आप लोग छू नहीं सकते, जो कल्चरल का पार्ट होती हैं, ठीक है, प्रथाओं का हिस्सा होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंजिबल साइट्स कहते हैं। क्लियर, जो कि कल्चर प्रैक्टिस ट्रेडिशन का पार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटेंजिबल साइट्स कहते हैं। तो आपके सामने है कुटियाटम संस्कृत थिएटर जो है उसके बारे में बात हो रही है, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, ठीक है, रामलीला, ये क्या है, ट्रेडिशनल हमारे हैं। फिर रामायण का प्रस्तुतिकरण जो होता है गढ़वाल हिल्स में, ठीक है, छाऊ डांस, ठीक है, कालबेलिया डांस जो राजस्थान का है। फिर मुदियालू थिएटर एंड डांस केरला का,
ठीक है। बौद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये बहुत खूबसूरत लगती है सुनने में। एंड ये जो आप वैदिक चैंटिंग सुन रहे हो ना, ये बहुत फेमस है। ये आपको कई जगह पे सुनने को मिल जाएगी, बनारस और आसपास के रीजन्स में, स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। संकीर्तन जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, और खासतौर से मैती कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है। कौन सी? मैती कम्युनिटी परफॉर्म करती है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स, ठीक है, जो कि जंदालिया गुरु मतलब पंजाब में तैयार होते हैं। फिर आता है नौरोज, जो कि पारसी धर्म का एक त्यौहार है, 9 डेज का होता है। एंड फिर आता है योगा, जिसे 2016 में एड ऑन किया गया था। कुंभ मेला, जिसे 2017 में एड ऑन किया गया। एंड इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमको कब देखने को मिला? इस बार का जो कुंभ था वहां पर देखने को मिला। एंड फिर आता है रिसेंटली दुर्गा पूजा, जो कि कलकत्ता में होती है। कुछ कपड़ों से जुड़े हुए, वस्त्रों से जुड़ी हुई भी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। कौन कौन से हैं वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? वैदिक स्कूल्स बेटा जहाँ पर वैदिक कल्चर और इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको वैदिक कल्चर कहते हैं, वैदिक स्कूल कहते हैं। कई जगह पर मिल जाएगा, आपके शहरों के आसपास कहीं ना कहीं होगा, देखोगे तो। चलो भाई, तो फाइनली आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, क्योंकि अभी तुरंत ही मेरी एक दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मुझे उसमें जाना है। ठीक है, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।